देश, दुनिया और प्रदेश की अहम खबरों की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया में रहस्यमय बुखार फैला है और माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया में फैला ये रहस्यमय बुखार कोरोना हो सकता है। तो वहीं WHO ने नॉर्थ कोरिया के हालात पर चिंता जताई। कोरोना काल के 2.5 साल में किम जोंग का दावा रहा कि उनके देश में कोरोना का कोई केस नहीं रहा, लेकिन अब किम जोंग के देश में कोरोना के कुछ ही केसों की पुष्टि की गई। लेकिन नॉर्थ कोरिया इन दिनों रहस्यमय बुखार की चपेट में है। देश में करीब 20 लाख लोग रहस्यमय बुखार से पीड़ित हैं। 12 मई को नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अपने देश में कोरोना वायरस की पुष्टि की। उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया और किम जोंग ने सेना को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए उतार दिया। तो वही WHO ने नॉर्थ कोरिया के हालात पर चिंता जाहिर की। कहा गया कि जिस अंदाज में कोरोना केस से नॉर्थ कोरिया निपट रहा है, उससे दुनिया को खतरा है, क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट नॉर्थ कोरिया से निकल सकता है। अब देखना होगा दुनिया भर में कोरोना पॉलिसी पर फजीहत होने के बाद तानाशाह कोरोना से कैसे निपटता है, क्योंकि न केवल नॉर्थ कोरिया की जनता की जान पर बनाई है, बल्कि दुनिया में कोरोना का नया वेरिएंट आने का खतरा बन गया है। तो वहीं चीन के साथ ही रहे नॉर्थ कोरिया को इन हालात में क्या चीन से मदद मिलती है? क्या चीन की तरफ से वैक्सीन दी जाती है, या फिर नॉर्थ कोरिया में चीन की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान ही चलाया जाता है? कभी कोई बीमारी पूरी दुनिया में कई बार खतरे की घंटी बजा देती है। अब देखना होगा कि नॉर्थ कोरिया में जो रहस्यमय बुखार है, इसको लेकर क्या कुछ और नई जानकारियां निकलकर सामने आती है। वहीं एक और बीमारी मंकी पॉक्स इस वक्त दुनिया में लोगों को डरा रहा है। दुनिया में अब मंकी पॉक्स संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जिसके बाद भारत ने भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया है और सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर निगरानी शुरू कर दी है। भारत में मंकी पॉक्स का खतरा न बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने पहले ही इस पर अलर्ट जारी कर दिया है। देश के सभी एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर निगरानी शुरू की गई है। वहीं अफ्रीका से आने वाले यात्रियों में लक्षण दिखाई देंगे तो उनके नमूने आगे की जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को यूरोप और अन्य जगहों की ताजा स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अभी भारत में मंकी पॉक्स का कोई भी केस नहीं मिला है, लेकिन सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाए हैं। इस बीच यूरोप में 100 से अधिक मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि या संदिग्ध मामले मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। जर्मनी में अब तक सबसे ज्यादा केस मिले हैं। वहीं अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में केस मिलने के बाद अब UK, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और इटली में भी मामलों की पुष्टि की गई है। कुल मिलाकर मंकी पॉक्स के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और एहतियात के साथ ही कुछ इंतजाम भी होने चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरह से आने वाले वक्त में इसको लेकर और इंतजाम किए जाते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अपने हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को अक्सर भारत की चिंता रहती है। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दे दिया है और बयान जारी किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का है और भारत का रहेगा। यूं तो कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर पाकिस्तान के नेता भारत को नसीहत देते रहते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दा उठाया जाता है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया है और इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक डिबेट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने की बात कही और भारत पर लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आर्टिकल 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का अभिरंग रहेंगे और रहेंगे। पाकिस्तान को इसे मानना होगा और भारत विरोधी सभी प्रचारों को रोकना होगा। साथ ही साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसियों जैसे ही संबंध है और इस बयान के साथ ये साफ हो गया कि पाकिस्तान का भारत पर दिया गया कोई भी बयान अहमियत नहीं रखता। पाकिस्तान को भी पता है और भारत की तरफ से बार बार कहा भी जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का है, भारत का ही रहेगा, इसलिए कुछ मत कीजिए न कुछ कहिए। अगली खबर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।
चौथे क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान जाएंगे। इसी दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। उनकी जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के सदस्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के परस्पर हित और विश्व के मुद्दों पर विचार साझा करने का अच्छा अवसर होगा। बागची ने बताया कि अपने दौरे पर पीएम मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में हिस्सा लेंगे। वो जापान में भारतीय समुदाय से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया, जापान की तर्ज पर 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के नेताओं के साथ संबंध को मजबूत करना है। चीन को यह संदेश देना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए बीजिंग को प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को विराम देना चाहिए। लगातार महंगाई का डोज मिल रहा है। एक बार फिर से मिला है। देश में एक बार फिर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी एक बार फिर से 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। कहां कितना पहुंच चुका है सीएनजी का दाम, देखिए पूरी रिपोर्ट। सीएनजी के दामों में 6 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। बढ़े हुए दाम के बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गया है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी का दाम 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो पहुंच गया है। गुरुग्राम में भी सीएनजी के दामों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। गुरुग्राम में इसका रेट 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गया है। रेवाड़ी में सीएनजी का दाम 86 रुपए 7 पैसे प्रति किलो कर दिया गया है। करनाल और कैथल में 87 रुपए 40 पैसे प्रति किलो हो गया है। सीएनजी के बढ़े हुए दामों का असर टैक्सी और कैब सर्विस पर काफी देखने को मिल रहा है। जब से सीएनजी के दामों ने आसमान छूना शुरू किया है, ओला उबर की राइड भी महंगी हो गई है। आलम यह है कि कुछ दिन पहले तक टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर थे। या तो सीएनजी दामों को कम करने की अपील की जा रही थी या फिर उनका रेट बढ़ाने की मांग थी। अब एक बार फिर जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं, इसका सीधा असर टैक्सी और दूसरी कैब सर्विस वाली गाड़ियों पर पड़ने वाला है। और न जाने कब कब और महंगाई का डोज मिलता रहेगा, लोगों को झटका लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी लोगों को बड़े झटके धीरे से लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में विधानसभा अध्यक्ष बाल बाल बच गए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की गाड़ी चंडीगढ़ के सेक्टर 48 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बाल बच गए। हादसे के बाद विधानसभा अध्यक्ष पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल में एमआरआई और मेडिकल चेकअप के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सेक्टर 48 के पास हुए इस हादसे में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उदयपुर में अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय स्तर के समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन कमर में परेशानी होने के बाद एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान चंडीगढ़ सेक्टर 48 में ये दुर्घटना हुई। उनका एक्सीडेंट मतलब एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे पास मैसेज आया कि उनको थोड़ा सा एमआरआई चेकिंग के लिए कराना था। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आए भी हैं अपने आप चल के और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने स्क्रीनिंग एक कर ली एमआरआई की। एक लोकल पेन है उनको, थोड़ा सा लोकल टेंडरनेस पीछे बैक में, तो ऑर्थोपेडिशियन ने एग्जामिन कर लिया है, तो कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से विस्तार से। मैं अब यमुनानगर की बात। यमुनानगर के बुढ़िया में पश्चिमी यमुना नहर में नहाते हुए 5 युवकों पर हमला कर डुबोकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां सीआईए 2 की टीम ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया। हरियाणा के यमुनानगर में 5 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ, जो कि बुढ़िया क्षेत्र में लगती पश्चिमी यमुना नहर में करीब 10 युवक नहाने के लिए गए थे। उस दौरान करीब 10 से 12 लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने नहाने गए युवकों पर धावा बोल दिया, जिसमें 5 युवकों ने तो जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनके साथ ही कुछ साथियों पर हमला बोल दिया, जिनकी डूबने से मौत हो गई। संदीप पंडित है, जिसको हमने अरेस्ट किया है। साहिल उर्फ कोवा है, उसको हमने अरेस्ट किया है। अजरुद्दीन है, हमने उनको अरेस्ट किया है। टोटल हम 13 आदमी जो उन्होंने लिखाए थे, जिसमें से हमने 3 आदमी को तो अरेस्ट कर लिए हैं। तो उनसे जो भी वेपन उन्होंने यूज किए हैं उनसे बरामद करेंगे। मोटरसाइकिल जो यूज किए उनसे बरामद करेंगे। वहीं ये पूरा मामला आपसे रंजिश का बताया जा रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, ताकि उनसे पूछताछ कर बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।
और एक और अहम खबर, फरीदाबाद के सेक्टर 22 इलाके में अचानक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि राह चलते एक राहगीर ने कार चालक को कार में आग लगने की सूचना सही समय पर दे दी, जिसके चलते समय रहते कार चालक ने अपनी जान बचाई। हरियाणा में आए दिन गर्मी के चलते आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते वन्य जीव जंतुओं को भी हानि पहुंच रही है। तो वहीं कई लोग भी आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। एक बार फिर से फरीदाबाद में अचानक चलती हुई कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बढ़ती आग को देखकर आसपास के लोगों की मदद से रेत और पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसके चलते कार पूरी तरह से जलने से बच गई। वहीं अभी तक कार में आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई लिक्विड का कोई है ही नहीं सिस्टम। मैनुअल थी ये गाड़ी भी? मैनुअल है। इवन दैट इसमें पानी की बोतल भी नहीं है मेरे पास। अच्छा। तो फिर लोगों ने भी, मैंने देखा, खूब सहयोग किया है। आप लोगों ने सहयोग किया, पूरा भरपूर सहयोग किया है। हादसे को लेकर कार चालक का कहना है कि कार में किस वजह से आग लगी इसका कुछ पता नहीं चला है। राहगीर की मदद से कार को साइड में लगाकर अपनी जान बचाई है। कार चालक का कहना है कि लोगों का काफी सहयोग मिला है। लोगों के सहयोग से ही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट, खबर रफ्तार से विस्तार से। मैं यमुनानगर से एक अहम खबर, यमुनानगर में प्लाई फैक्ट्री में हो रही जीएसटी और सीएसटी छापेमारी के लिए व्यापारियों ने मिलकर रोड जाम किया, विरोध किया, धरना प्रदर्शन दिया। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद प्रशासन के साथ हुई बैठक भी बेनतीजा रही। पिछले कई दिनों से लगातार फैक्ट्री में हो रही जीएसटी और सीएसटी की छापेमारी से व्यापारी वर्ग ने परेशान होकर धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। कई घंटों तक सड़क पर जाम लगाए रखा और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं शहर की दो अलग अलग जगह, जगादी बस स्टैंड चौक और जोड़ियों के नाके के पास व्यापारियों ने अपने लेबर के साथ मिलकर रोड जाम किया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत कर जाम खुलवाया। वहीं रोड जाम से परेशान राहगीरों की भी व्यापारी और उनकी लेबर के साथ झड़प हुई, क्योंकि रोड जाम होने के चलते राहगीरों की आवाजाही की दिक्कत हो रही थी। फैक्ट्री वर्कर ने बताया कि फैक्ट्री पर लगातार सीएम फ्लाइंग की छापेमारी जारी है, जिसमें यूरिया खाद पकड़ा जा रहा है, जिसका प्लाईवुड व्यापारियों की तरफ से विरोध भी किया गया। वहीं उसके बाद जिला सचिवालय में व्यापारी और प्रशासन के बीच 3 घंटे बैठक चली। मीटिंग के दौरान व्यापारी वर्ग ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी और कहा कि लगातार उन पर सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। अब व्यापारियों की जिला प्रशासन से हुई बैठक भी बेनतीजा रही। अब किसानों की बात करते हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांगों को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं, जिनसे किसानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जुलाना तहसील कार्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें चौथे दिन किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ोनी समर्थन देने पहुंचे। वहीं किसान नेताओं के धरना स्थल पर पहुंचने के बाद प्रशासन ने भी सुध ली और किसानों के साथ बातचीत कर 1 हफ्ते में किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। किसान अपनी खराब फसल के मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 हफ्ते में अमल नहीं हुआ तो दोबारा बड़ा आंदोलन होगा, जिसके बाद किसानों ने धरना स्थगित करने की घोषणा कर दी। किसानों ने बताया कि 1 हफ्ते में किसानों की खराब फसल का मुआवजा उनके खातों में डाल दिया जाएगा, जिसकी तहसीलदार जुलाना के माध्यम से प्रशासन के साथ हुई बातचीत में अगर प्रशासन अपनी बातों से मुकरता है तो तहसील के मुख्य गेट को बंद कर अपनी मांगों को दोहराएंगे। वहीं जुलाना के तहसीलदार का कहना है कि 4 दिन से चला विवाद किसानों के साथ शांति के साथ समाप्त करवा दिया गया है। 1 हफ्ते में उनकी मांगों को पूरा करते हुए उनके खातों में मुआवजा की राशि जारी कर दी जाएगी। अब आश्वासन के बाद किसानों ने धरना स्थगित कर दिया। अगर किसानों के खाते में मुआवजा जारी नहीं होता तो किसान फिर से आंदोलन करेंगे और तहसील के मुख्य गेट पर ताला जड़ देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करेंगे। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।